Hello and welcome to your Med N2T एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हम लोग हार्ट की बात किए थे। आज हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड को समझना आवश्यक। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली ब्लड से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ब्लड इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। हार्ट में कुछ और पॉइंट्स है, वो आगे चलकर हो गया। वो इसे जब दोनों समझेंगे तब वो रिलेट करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं नीट में खास करके। स्पेशली जैसे आपसे पूछेगा क्या कि ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक होता क्या होता है। एक बार फिर से अभी हम हार्ट का एनाटॉमी का सेक्शन लिए हैं। हम फिजियोलॉजी का सेक्शन अभी नहीं स्टडी किए हैं। हार्ट की फिजियोलॉजी आगे पढ़ेंगे। उसको फिजियोलॉजी को समझने से पहले हम लोग ब्लड के बारे में समझ लेते हैं। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड को समझना आवश्यक है। ब्लड समझेंगे तभी हमें उसकी कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ट को समझ में आएगा। क्योंकि जब फिजियोलॉजी लेंगे ना तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है ना, रीजन क्या है। तो ये बिना समझे आप उसकी फिजियोलॉजी नहीं समझ सकते। दैट्स व्हाई हम ब्लड की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ब्लड? What is blood? तो कहते हैं blood is a connective tissue. Blood is a connective tissue that help in transportation of substances from one part of the body to the other. पर फिर से blood is a connective tissue that help in transportation of substances from one part of the body to the other. एक connective tissue है जो all essential substances को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। अलॉन्ग विद इट ब्लड ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम टिश्यू टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ब्लड की डिफिनीशन अगर इसको समझने के लिए कहिए तो क्या कहेंगे? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, is a connective tissue that help in transportation of substances from one part of the body to the other. That is transportation of nutrients to the tissues and removal of waste or toxic substances from tissue to excretory organ। ब्लड का मेन ये काम है। देखिए ब्लड पहले क्या करता है, जो टिश्यू है, अब चूंकि ब्लड बॉडी का हर ऑर्गन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकता है, डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकता है। तो इनके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो वह मीडियम क्या है? ब्लड। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स हो गया, है ना, हार्मोन्स हो गया, इनको टिश्यू तक पहुंचाता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है, प्रोडक्शन ऑर्गन से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। साथ ही साथ जब टिश्यू वहां जब डाइजेशन होगा, लाइफ प्रोसेस चलेगा, तो लाइफ प्रोसेस में उन टिश्यू में या तो वेस्ट बनेगा या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। कभी कभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, है ना। बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लिया हमने डाइट लिया, डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा है या फैट ज्यादा है या कुछ भी है, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, तो उनका रिमूवल आवश्यक है। वो रिमूवल भी किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू होगा। अब ये कैसे होगा ये हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट ये, ठीक है।
तो ये तो बेसिक ब्लड की बात हो गई कि ब्लड क्या है। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक पहुंचाता है, बल्कि टिश्यू में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं उनको रिमूवल के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लाता है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, ये इस पर बेस्ट 2015 AIPMP 2015 में ये पॉइंट पूछा था, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की कंपोजिशन क्या है? ब्लड की अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो करा इट इज मेड अप ऑफ एक तो लिक्विड और फ्लूइड पार्ट, लिक्विड और फ्लूइड पार्ट, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, एंड मेड अप ऑफ फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा, प्लाज्मा एंड कार्पस्कल और सेल्स। ब्लड दो चीज का बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स का। हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल से जानेंगे, कार्पस्कल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। अब कार्पस्कल्स में मेनली क्या होते हैं? कार्पस्कल्स में मेनली होते हैं आरबीसी, इसमें आते हैं डब्ल्यूबीसी, इसमें आते हैं प्लेटलेट्स, ये आते हैं कार्पस्कल्स के अंतर्गत। अब अगर प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में क्या आता है? इसमें होता है वाटर, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, इसमें पाया जाता है सॉल्ट। ब्लड की अगर ब्लड का दो पार्ट हो गया, क्या? पहला तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया कार्पस्कल्स, यानी कह सकते हैं फ्लूइड और ग्रेन्यूल्स, फ्लूइड और ग्रेन्यूल्स, इसके दो पार्ट हैं, फ्लूइड और ग्रेन्यूल्स। फ्लूइड मींस हो गया ब्लड, प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी का बना होता है? मेनली वाटर, साल्ट और प्रोटीन का। प्लाज्मा में मेन बेसिक तीन सब्सटेंस पाया जाता है, वाटर, साल्ट और प्रोटीन। और ग्रेन्यूल्स में मींस कार्पस्कल्स तीन तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन। इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट क्या क्या होता है, आरबीसी कैसा होता है ना। फिर इसमें हम लोग समझेंगे जेनेटिकल डिजीज जैसे हेमोफीलिया होता है, उसमें क्या होता है। बहरहाल आज के लेक्चर हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है। ये 2015 का में AIPMP में क्वेश्चन पूछा था, क्या कि ब्लड किन किन चीजों का बना होता है, ब्लड का कंपोजिशन। तो उसमें ऑप्शन में दिया था, सर करेक्ट आंसर था प्लाज्मा एंड कार्पस्कल्स। चलिए प्लाज्मा की बात करते हैं, ब्लड प्लाज्मा। आगे करा अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले लेते हैं कि ब्लड पाया कहां कहा जाता है, ब्लड फाउंड इन, ब्लड पाया कहां कहा जाता है? तो ब्लड पाया जाता है कहां? इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। अब अगर आप कहते हैं कि ब्लड हार्ट में पाया जाता है तो हार्ट में ब्लड नहीं पाया जाता है, वो तो पंपिंग ऑर्गन है ना, वहां कहां से ब्लड आया? लंग्स में वो प्यूरिफाइंग ऑर्गन है, वो प्यूरिफायर है, सर्कुलेटरी। जैसे हमारे यहाँ प्यूरिफायर लगा हुआ है ना, एसी एयर कंडीशन लगा हुआ, तो क्या हो रहा है? इम्प्योर एयर आ रहा है, जाके प्यूरिफाई हो रहा है। तो आप नहीं कर सकते ना कि एसी में एयर रहता है, फैन चल रहा तो एयर सर्कुलेट होता है, तो ये नहीं कहेंगे फैन में एयर होता है। तो ब्लड ना तो हार्ट में होता है और ना ही लंग्स में होता है। ब्लड जितना भी, जब भी ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है। अब ब्लड वेसल्स दैट इज arteries, arterioles, capillaries, venules, veins, etc. इनमें ब्लड पाए जाते हैं। कहाँ? आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स, इनमें ब्लड पाए जाते हैं। राइट? अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ले लेते हैं प्लाज्मा के बारे में स्टडी करने से पहले। आप बता सकते हैं कि ब्लड की डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ब्लड, डेंसिटी ऑफ ब्लड इट इज 1.0565 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ब्लड की डेंसिटी है, कितना? 1.05
0.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। दैट इज, या रफली इसको हम कहते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। रफली जैसे ना 1.0565 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या उसको वॉल्यूम एक्सप्रेस करें तो 1 ग्राम पर क्यूबिक पर मिलीलीटर, राइट। विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। तो ब्लड की वेलोसिटी होती है 4 टाइम्स विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। इट मीन्स यहां पर एक ड्रॉप ब्लड ले लीजिए और यहां पर एक ड्रॉप वाटर ले लीजिए, तो अगर वाटर को यहां से यहां तक आने में अगर 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट सपोज कीजिए, तो ब्लड को यहां से यहां तक आने में 4 मिनट लगेगा। इसका डेंसिटी कितना होता है? 4 टाइम्स होता है, विस्कोसिटी 4 टाइम्स होता है। बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड ठीक होता है, ठीक किसे कारण होता है? ड्यू टू कार्पोसस, है ना। तो कह रहे हैं क्या कि ब्लड इसकी विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी का 4 टाइम्स होता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं जनरली, तो ह्यूमन बॉडी में बॉडी वेट के हिसाब से 7% ऑफ बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट। या रफली हम लोग मान लिए हैं कि ह्यूमन में 5 लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है, कहीं कुछ बुक्स 5.5 लीटर की बात कर रहा है। ओके, अब हम लोग एक वर्ड सुने हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, या हॉस्पिटल में जाते हैं, इंज्यूर्ड हो जाता है, या कोई सर्जरी होता है, तो कहते हैं भाई ब्लड चाहिए, है ना। अब आप ब्लड चाहिए तो क्या कहते हैं कि 1 यूनिट ब्लड लाइए जी, 2 यूनिट ब्लड लाइए जी, वहां यूनिट की बात होती है। ये यूनिट क्या है? 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? यूनिट की बात होती है, तो कहते हैं 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? होगा ना 1 यूनिट ब्लड, दैट इज, इसको कहते हैं 525 मिलीलीटर, या इसको 1 पिंट भी कहते हैं, 1 पिंट, यूनिट को पिंट भी कहते हैं। 1 यूनिट या 1 पिंट कहते हैं 525 मिलीलीटर ब्लड होता है। जो 1 यूनिट ब्लड ले रहे हैं, 1 यूनिट ब्लड लाने का मतलब हो गया 500 मिलीलीटर ब्लड, ठीक है। 525 मिलीलीटर ब्लड को 1 यूनिट या 1 पिंट कहते हैं। वो पॉस्ट बना होता है ना, उसमें वो कैपेसिटी होती है 525 मिलीलीटर की, तो उसी को कहते हैं हम लोग 1 यूनिट ऑफ ब्लड, राइट। अब आगे चलते हैं, क्या ब्लड को, हमारी बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट कौन करता है? कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। हमारे बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम को कौन रेगुलेट करता है? तो हमारे बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट करने वाला ऑर्गन किडनी है। हमारे बॉडी में ब्लड को रेगुलेट करने वाला ऑर्गन किडनी है। क्यों किडनी है? क्योंकि किडनी ऐसा ऑर्गन है जो वाटर और सॉल्ट को फिल्टर करता है। अगर और वो उसका पता लगा लेता है उसकी डेंसिटी से, तो अगर बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है तो क्या करने लगता है? किडनी उसमें वाटर और सॉल्ट को वापस भेजता रहता है। नॉर्मली जो फिल्ट्रेशन होता है उस फिल्ट्रेशन को बढ़ा देता है, कम कर देता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? ब्लड एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो कहता है ब्लड का पीएच वैल्यू 7.40 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.40। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर इसका पीएच वैल्यू 7.4 से कम हो जाए तो क्या हो? पीएच वैल्यू 7.4 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो? इस टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, राइट? चलिए, तो पहले ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, राइट। कुछ बुक 7.25, 7.4 पर 7.4। हाँ, इसमें आप कहते हैं
अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू अफेक्ट कौन सा टर्म करता है। तो अगर पीएच ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड का पीएच कौन अफेक्ट करता है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पहला हो गया वोमिटिंग। पता है ना, पानी चढ़ाते हैं, पानी में क्या होता है, डायरिया, लंग फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, और किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्फेक्शन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लड पीएच को इफेक्ट करता है। पहला वोमिटिंग, डायरिया, लंग फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, किडनी फंक्शन और इन्फेक्शन। एक एक करके समझते हैं। आपने सुना होगा कि जब बच्चा ज्यादा वोमिटिंग कर लेता है या बच्चे को डायरिया हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, भाई बहुत ज्यादा इससे पानी निकल गया है, पानी निकल गया, शरीर से पानी निकल गया है, इसको सलाइन करना पड़ेगा, मतलब पानी चढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो वो पानी निकलता कहां से, कहते ना पानी की कमी हो जाती है ब्लड में, बॉडी में, डायरिया, पतला दस्त होने लगता है, लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन में वो वाटरी फ्लो होता है, तो कहते हैं भाई इनके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो पानी कहां से निकलता है बॉडी में, क्या कोई ऐसा कोई ऑर्गन है जिसमें पानी स्टोर रहता है, वाटर स्टोर रहता है, तो नहीं। वाटर कहां रहता है, ब्लड में। ब्लड में कहां रहता है, प्लाज्मा में। तो वाटर लॉस मींस ब्लड में वाटर का लॉस हो गया, ब्लड में वाटर का लॉस हो गया। अब जब वाटर का लॉस हो जाएगा तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा। अगर ब्लड का लॉस हो जाएगा तो उसका पीएच चेंज हो गया। अब जैसे पीएच इंबैलेंस हो जाएगा, कई और तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे। जैसे ही इसका पीएच चेंज हो जाएगा, 7.4 से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, अलग सिम्टम्स हो जाएंगे। तो पहला रीजन कहते हैं वोमिटिंग, बार बार आप उल्टी कर रहे तो क्या, पानी निकल रहा है। जब पानी निकल रहा है तो क्या हो रहा है, जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई है, विलाई वाटर कम अब्सॉर्ब कर रहा है। देखिए पूरा प्रोसेस समझिए क्या होता है। अगर वोमिटिंग कर रहे हैं या लूज मोशन हो रहा है, दोनों कंडीशन, दोनों सेम चीज आ रहा है। आप या तो वोमिटिंग करें या लूज मोशन करें, अल्टीमेटली क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर कम जाता है, क्योंकि वाटर तो निकल रहा है ना, चाहे तो वो लूज मोशन रेक्टम के थ्रू निकले, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, या वापस माउथ से होता हुआ निकले। तो दोनों कंडीशन में क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर कम हो गया। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर कम हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स तो देगा बट वाटर नहीं दे पा रहा है। रिजल्ट क्या हो गया, ब्लड में वाटर की कमी हो गई। अब जब ब्लड में वाटर की कमी हो गई तो वही मूव करता हुआ, सर्कुलेट करता हुआ कहां जाएगा, किडनी में जाएगा। अब किडनी क्या करता है, एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब करता है। किडनी क्या कर रहा है, एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है। वो जितना देर में स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई वाटर अब्सॉर्ब करता, उससे पहले वो सीधा पास ऑन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर अब्सॉर्ब कर नहीं पा रहा है, ब्लड में वाटर कम गया, ब्लड में वाटर कम गया, ये इफेक्ट हो गया। अब वो वहां से कहां गया, किडनी में गया, किडनी में गया। अब किडनी का नेफ्रॉन क्या कर रहा है, किडनी का नेफ्रॉन वो भी तो वाटर बैलेंस वही मैनेज करेगा। किडनी का नेफ्रॉन वाटर बैलेंस मैनेज करेगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो पहले देखेगा कि इसमें यूरिया, यूरिक एसिड जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस कितने हैं। अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा निकालेगा ना, क्योंकि डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। अब उसमें तो वाटर है नहीं, दैट्स वाई क्या करेगा, कुछ तो वाटर निकाल लेगा, जिससे कारण क्या हो जाएगा, इसका पीएच हार्ट हो जाएगा। तो दो रीजन समझ में आ गया, डायरिया, वोमिटिंग।
लंग फंक्शन, लंग्स का फिर वही केस हो रहा है। लंग फंक्शन में क्या होगा, अगर माल फंक्शनिंग है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड, ब्लड का ऐसे ही ब्लड एसिडिक हो जाएगा लंग फंक्शन के कारण। इंडोक्राइन फंक्शन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स मैल फंक्शनिंग के कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। या फिर कह सकते हैं इन्फेक्शन प्लस किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन भी समझ गए हम लोग, किडनी फंक्शन मीन्स क्या हो गया कि किडनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, इसका पीएच चेंज हो गया, राइट। अब इन्फेक्शन, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, वो सीधा क्या करते हैं, वाटर के पीएच को अल्टर होने में हेल्प कर देते हैं, एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, कहते हैं कि लंग कंट्रोल पीएच बैलेंस बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। लंग कैसे कंट्रोल करता है उसको, जब भी बोले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके। अब विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उतना कार्बन डाइऑक्साइड लंग रिलीज नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, जैसे मसल्स के थ्रू आया, अब मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड मसल्स ज्यादा वर्क कर, जैसे आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको 10th क्लास में क्वेश्चन होगा कि जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्रैम्प क्यों होता है, तो क्रैम्प होता है उसमें सीधा बताया गया, जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं ना तो मसल्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के प्रभाव से ही क्रैम्प होता है। तो वही चीज यहाँ हो जाता है कि जब लंग्स अगर प्यूरिफाई नहीं कर सकता, ब्लड को नहीं निकालता, ऑक्सीजन को लंग अगर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल पाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही सर्कुलेट करता रहता है, जिसके कारण ब्लड का पीएच बढ़ गया। अब CO2 मिल गया तो CO2 प्लस H2O क्या बना दिया, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, इसके कारण इसका क्या होगा, पीएच लो हो गया, पीएच लो हो गया, यानी ब्लड एसिडिक हो गया, राइट। दूसरा होता है किडनी। किडनी क्या करता है, अमोनिया, है ना, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया रिमूव करता है, यानी इसके कारण क्या करता है, ये जब अगर यूरिन फिल्टर नहीं हो पाता है, पूरा जो नाइट्रोजन वेस्ट नहीं निकल पा रहा है, उस कंडीशन में इसका पीएच इंक्रीज कर जाता है, उसका पीएच इंक्रीज कर दिया हो गया वैसे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्लड का पीएच वैल्यू कैसे अल्टर हो रहा है, ब्लड के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करने वाला किडनी कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो अगर किडनी का माल फंक्शनिंग होगा तो ब्लड बेसिक हो जाएगा, और अगर लंग माल फंक्शनिंग करेगा तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा। अब इनके लिए मेडिकल में टर्म आया है जो आपको कोई नीट 16 में क्वेश्चन पूछा है, एसिडोसिस क्या होता है, एसिडोसिस, एसिडोसिस ये आपको पूछा है नीट 2016 में। एसिडोसिस, एसिडोसिस मीन्स क्या हो रहा है, एसिडोसिस कब होगा, एसिडोसिस मीन्स हो गया डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, दैट इज पीएच ऑफ ब्लड लेस देन 7.35। अगर ब्लड का पीएच 7.3 से 35 से कम हो गया तो इसको हम लोग कह देंगे एसिडोसिस। एक ध्यान दीजिएगा कि 7.35 टू 7.45 ये जो पीएच वैल्यू ब्लड का नॉर्मल रेंज है, ब्लड का नॉर्मल पीएच रेंज है 7.3 से 7.45। अगर 7.35 से कम हो गया पीएच तो ये एसिडिक हो गया, और इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों होगा, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये पूछा था, द रीजन ऑफ एसिडोसिस। एसिडोसिस का रीजन क्या है, अभी समझे थे हम लोग क्या, कि लंग्स मैल फंक्शनिंग के कारण, लंग मैल फंक्शनिंग कर रहा है तो लंग्स का एल्वेओली क्या कर रहा है, जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रिमूव कर पा रहा है, जिससे कारण वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलेटेड जो कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन है, यानी ब्लड है, कार्बोक्सिल ब्लड है, वो ऑक्सी ब्लड में नहीं बन पा रहा है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब चूंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वो रिएक्शन करके क्या बना दिया,
है ना, कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण इसका पीएच घट गया, एसिडिक हो गया। तो कह रहा व्हाइल पीएच इज मोर देन 7.45। अब इसमें आता है एल्कोसिस, दूसरा टर्म है एल्कोसिस। एल्कोसिस क्या है? पीएच मोर देन 7.45, यानी इंक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, इंक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, इंक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच 7.45 से बढ़ गया तो हो गया एल्कोसिस। अब इसमें आगे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि द रीजन ऑफ एसिडोसिस इज malfunctioning of lungs, that is acidosis is associated with lungs, whereas alkosis is associated with kidney। अभी बात किए थे ना, किडनी में क्या करता है, नेफ्रॉन क्या करता है, इसको नाइट्रोजनी वेस्ट है, नाइट्रोजनी वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाता, जिसके कारण वो जो ब्लड है वो बेसिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, उसका पीएच वैल्यू 7.45 से ऊपर हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को क्या एडवाइस दिया जाता है, पहला एसिडोसिस हो गया, क्रैम्प हो रहा है, उसका ये क्रैम्प अगर हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, तो भाई थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, गर्म पानी से सेकिए, गर्म पानी लीजिए। लेकिन जब एल्कोसिस होगा क्या भाई खूब पानी पीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वाटर लीजिएगा, जितना ज्यादा वाटर इंटेक बढ़ाइएगा, कोई सैलाइन में वही तो जो सैलाइन चढ़ा है, पानी चढ़ा रहे हैं, तो क्या है उसमें वाटर और सोडियम बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। जो सॉल्ट है ना ब्लड का, प्लाज्मा का सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका ब्लड का पीएच धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अगर 7.35 से 7.45 के रेंज में आ गया तो कहेंगे नॉर्मल आ गया। क्लियर? इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या, एसिडोसिस के कारण क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आपसे पूछ सकता है। एसिडोसिस के कारण आपको हो सकता है अस्थमा, क्योंकि लंग से रिलेटेड है। इसके कारण हो सकता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या है, इम्फाइसीमा और निमोनिया। अस्थमा, इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा अस्थमा का एक्टिव पेश है। अस्थमा में क्या होता है, जो आपका एल्वोली है, अस्थमा मेन किन को, सॉरी इम्फाइसीमा मेन किन को होता है, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर्स है, चेन स्मोकर्स का एम्फाइसीमा का केस होता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, लंग्स, आप इसका वीडियो देख लीजिए, लंग्स का, लंग्स का जो एल्वोली है ना, एल्वोली क्या करता है, एल्वोली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, यहीं पर एल्वोली में क्या होता है, यहाँ हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन और इसमें हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ से एल्वोली में ही ऑक्सीजन लंग, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आता है और ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है, ये ब्लड है, इसको ब्लड कैपिलरीज है। तो एम्फाइसीमा में जब आप स्मोकिंग करते हैं तो इसके अंदर टार जमा होने लगता है, टार। अभी जब टार जमा होने लगता है तो इसका जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन का जो पोर है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण काफी सारे एल्वोली डेड हो जाते हैं। अब जब एल्वोली डेड हो गए तो यहाँ क्या हो रहा है, उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट घट गया। जब डिफ्यूजन का रेट घट गया तो ब्लड तो रुकेगा नहीं ना, ब्लड आया कैपिलरी में, यहाँ से होता हुआ आगे निकल गया, यहाँ से आ रहा है होते हुआ निकल गया। अब इतने देर में जितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर ले और ऑक्सीजन ऐड कर दे। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये एल्वोली क्या हो रहा है, ब्लॉक है इसका। तब ब्लॉक है तो क्या हो रहा है, 50% आ गया या 25% आ गया या 10% हो गया, जिस तरह से करते करते इसका जो कैपेसिटी रिड्यूस होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये एल्वोली डेड हो जाएगा। जब आपके लंग्स से काफी सारे एल्वोली डेड हो जाएंगे तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एम्फाइसीमा, सांस लेने में दिक्कत होगा। वो जो ऐड देता है ना, एक लंग्स टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, कदर टार, बहुत सारे टार, दैट इज एम्फाइसीमा का केस होता है। अब वो सही बात है, एम्फाइसीमा के केस में क्या होता है, आपका एल्वोली ब्लॉक हो जाता है। जब एल्वोली ब्लॉक हो गया तो आपके ब्लड को बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा देन इन दैट केस आपके ब्लड का पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा और वो जो कंडीशन होगा दैट इज सॉरी एसिडोसिस। क्लियर? अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
प्लाज्मा की हम प्रॉमिस किए थे कि इस वीडियो में प्लाज्मा ले लेंगे, बट हम नहीं चाह रहे कि एक बार इतने दे दें कि आप इस वीडियो को देखते देखते मतलब उतनी देर में आपकी कंसंट्रेशन टूट जाए और आपके भी इंटरेस्ट कम। चूंकि साइंस सब्जेक्ट बोरिंग तब हो जाता है जब आप अनमने ढंग से पढ़ते हैं, जब आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको पढ़ना है, पढ़ना 2 घंटे की क्लास, 4 घंटे की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई 2 घंटे की फिजिक्स, 2 घंटे की केमिस्ट्री, 2 घंटे की बायो। आप कहीं उठाकर देख लीजिएगा कि कंसंट्रेशन, ह्यूमन कंसंट्रेशन की बात है 45 मिनट, 40 to 45 मिनट कंसंट्रेशन है। क्लासेस जो होती है ना, आप ये किसी से पूछिए ना कि ठीक है भैया 2 घंटे की क्लास हो, तो मजबूरी में लगा लेते हैं ना। 40 मिनट का क्लासेस होता है, 45 मिनट का क्लासेस क्यों है? कंसंट्रेशन 45 मिनट के बाद वो कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगता है, फिर आपको आलस आने लगेगा। दैट्स व्हाई मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बी विद अस, थैंक यू।